Okay, student, at the last one, end of the last one lecture, we are discussing about the symmetrical operation. इन केस ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास अगर ये वाली बॉन्ड लेंथ तो आपके पास डिक्रीज हो रही है कार्बन की साइड और ये वाली भी डिक्रीज हो रही है तो सिमेट्रिकल ऑपरेशन होगा, सिमेट्रिकल वाइब्रेशन होगी, या फिर ये भी इंक्रीज हो रही है और ये भी इंक्रीज हो रही है. दिस वन इज द राइट अप्रोच, दिस वन एंड दिस वन. तो ये हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिकल वाइब्रेशन होंगी. जब सिमेट्रिकल वाइब्रेशन होंगी तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपके पास जीरो होगी, और जब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो होगी तो आपके पास इंफ्रारेड इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पास. अब हम तीसरी पॉसिबिलिटी कंसीडर करते हैं. फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम मान के चले सिमेट्रिकल वाइब्रेशन, सेकंड हम मान के चले एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन, फर्स्ट एसिमेट्रिकल, सेकंड सिमेट्रिकल एंड थर्ड वन सिचुएशन इज़ ओसिलेटिंग. ओसिलेटिंग के केस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास स्टार्टिंग में ये सिचुएशन में थी. फर्स्ट केस में ये आप लोअर एंड पे बैंड हो जाती है और सेकंड केस में अपर एंड पे बैंड हो जाती है. तो दोनों के केस में आपके पास इसमें नेट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा, उसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट कहेंगे, जिसकी वजह से ये इंफ्रारेड एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे. तो इंफ्रारेड एक्टिव मॉलिक्यूल्स की दो कैटेगरी होगी. जब आपके पास एक तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा था, अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी दो पॉसिबिलिटी होगी. अगर आपके पास फर्स्ट वन एंड लास्ट वन, और सिमेट्रिकल के केस में इंफ्रारेड इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, अब हम बात करते हैं वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की. ओके, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम यूज़ करेंगे बार बार, और इनको यूज़ करके ही आगे हम आर्टिकल्स को ड्राइव करेंगे. तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द वाइब्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल. वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो न्यूक्लियस कंसीडर कर लेते हैं, N1 न्यूक्लियस एंड N2. ये इसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, इसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज यहाँ पे. दे आर सेपरेटेड बाई ए समवट फाइनाइट डिस्टेंस. अगर ये दोनों के बीच में दो टाइप के फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, रिपल्सिव फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स. रिपल्सिव फोर्स किस किस की वजह से एग्जिस्ट करेगा, तो रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन इसका नेगेटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ये वाली ट्रांजैक्शन है. ठीक है, और इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा. इन दोनों की वजह से रिपल्सिव फोर्स बनने वाला है. दूसरा है अट्रैक्टिव फोर्स. अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होगा, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका न्यूक्लियस, ये रेड कलर से जो शो किया है, अट्रैक्शन शो करेंगे. इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन शो करेंगे. इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस अट्रैक्शन. इफेक्टिवली आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इंटरेक्शन की वजह से तो अट्रैक्शन होगी, और इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन और न्यूक्लियस इंटरेक्शन की वजह से रिपल्सन होगी. अब दो टाइप के फोर्सेस हैं, अगर ये एक दूसरे को बैलेंस्ड आउट करेंगे या फिर एक दूसरे को डोमिनेट करेंगे. Let me explain with the help of a graph. Let us suppose you are plotting a graph between the separation between the two nucleus N1 and N2. दोनों के बीच की सेपरेशन R को मैं x एक्सिस पे ले लिया मैंने, और y एक्सिस के ऊपर एनर्जी की वेरिएशन ले ली मैंने. अब जब दोनों के बीच की सेपरेशन को मान लीजिए आप रिड्यूस कर रहे हो तो एक न्यूक्लियस यहाँ पे मान लिया, दूसरा न्यूक्लियस यहाँ पे. सेपरेशन को इस साइड में अगर आप आ रहे हो तो R की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो एनर्जी आपके पास इस तरह चलेगी, और यहाँ पे आपके पास मिनिमम एनर्जी होगी. अब जहाँ पे ये मिनिमम एनर्जी होगी उस डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहेंगे. वहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों बराबर होंगे. इस डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करेंगे. अब इस डिस्टेंस से अगर डिस्टेंस को हम कम करते हैं, मीन्स इफ़ यू आर मूविंग टुवर्ड द ओरिजिन O, तो आपके पास ये एनर्जी की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज हो रही है. अगर इस डिस्टेंस को कम करता हूँ तब भी आपके पास एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. तो ये मिनिमम पॉइंट वाला जो एनर्जी है ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कर्व कहलाता है.
potential energy curve is plotted between the potential energy and डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द टू न्यूक्लियस। अगर दोनों न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हम कम करें तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होगा, और ये वाला पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे दोनों के फोर्स की वैल्यू बराबर होगी और वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। इसके बाद अगर आर की वैल्यू को डिक्रीज़ करते हो तो ई की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। इसी तरह अगर आर की वैल्यू को इधर ज़्यादा करते हो तब भी इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है दैट वन इज़ इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस के आर माइनस आर नोट। आर आपके पास पर्टिकुलर सेपरेशन थी, लेट अस दिस वन इज द आर सेपरेशन बिटवीन द टू न्यूक्लियस। आर नोट आपके पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, तो दोनों के बीच में इतना फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी आपके पास। अब बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ फोर्स वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, आर माइनस आर नोट। आर नोट इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू है, और इसको मैं बी हाफ के आर नोट माइनस आर नोट का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन को मैं सेकंड जो आपके सिलेबस का मेन आर्टिकल है उसमें फर्स्ट इक्वेशन की तरह यूज़ करूँगा मैं इसको। तो ये कहाँ से आई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू? पोटेंशियल एनर्जी कर्व से आई, और इस कर्व में मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ पे है? मिनिमम है, और इस साइड एनर्जी पॉजिटिव है, और इस साइड भी एनर्जी आपके पास समवट है तो नेगेटिव डायरेक्शन में, बट इंक्रीज़ हो रहा है अमाउंट इसका। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? आपके पास दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो वाइब्रेशंस है उसकी वजह से। अब हम स्केच ऑफ एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन मॉलिक्यूल स्केच ड्रा करते हैं। लेट अस कंसीडर द टू मॉलिक्यूल्स विद मास m1 एंड m2। दो कंसीडर कर लिए। अब इन दोनों को एक फिक्स्ड मास, एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो इनको हम दोनों को टू बॉडी प्रॉब्लम को अगर वन बॉडी प्रॉब्लम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों को हम इफ़ेक्टिवली एक रिड्यूस्ड मास म्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये आर्टिकल हम पहले भी कवर कर चुके हैं कि अगर इनको रोटेट करेंगे तो उन दोनों को एक रिड्यूस्ड मास म्यू की तरह एक्ट करेगा। लेट अस सपोज आर नोट डिस्टेंस है और के इसका फोर्स कांस्टेंट है। अब आपके पास रिड्यूस्ड मास की वैल्यू क्या होगी? m1 मल्टीप्लाई बाई m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये हम पहले ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं। अब जब ये टू बॉडी प्रॉब्लम थी, ये बॉडी, ये वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगी। अब ये क्या करेगा? या तो ये रिड्यूस्ड मास इसके नज़दीक आएगा या फिर इससे दूर जाएगा। अब या जब ये इस साइड आ रहा है तो कंप्रेशन, जब ये इससे दूर जाएगा तो आपके पास क्या होगी? एक्सटेंशन होगी। तो विद स्प्रिंग कांस्टेंट के इस तरह ये वाइब्रेट करेगा, और इस तरह के जो मोशन होगा उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। अब हम अगर इसको प्लॉट करें एनर्जी वर्सेस आर की वैल्यू आपके पास इन दोनों के बीच की सेपरेशन है, या तो ये सेपरेशन कम हो रही है कंप्रेशन में, ये सेपरेशन इंक्रीज हो रही है दोनों के केस में, बट वी आर ऑब्जर्विंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज सिमेट्रिकल। इस पॉइंट ये आर नोट कौन सा था? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला। इसके इस साइड भी इंक्रीज हो रही है और इस साइड भी इंक्रीज हो रही है। तो इफ़ द पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग लाइक दिस वन फिगर, सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो आपके सिलेबस का फर्स्ट आर्टिकल है वो है आपके पास दैट वन इज़ द मॉलिक्यूल एज ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सिंपल टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करो, फिर उसका वो सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरह शो करेगा, इस तरह वाइब्रेट करके, तो उसको आज मैंने आपको पहले ब्रीफ कर दिया है। ठीक है, अब हम एक डेफिनेशन और करना चाहेंगे इसी वीडियो के अंदर। दैट वन इज़ अबाउट द vibrational rotation spectra. Vibrational rotation spectra arises from the transition between the vibration energy state associated with the same electronic state of a molecule and observed in the infrared region 1 micro to 10 raised to power 2 micro region electromagnetic wave spectrum. The molecule कंडीशन क्या है वाइब्रेशनल रोटेशन स्पेक्ट्रा शो करने के लिए? उसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होना चाहिए।
परमानेंट डाइपोल मोमेंट मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि क्या किस पॉसिबिलिटी से परमानेंट डाइपोल मोमेंट हीटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ HCl, NaCl एंड CO2। CO2 के 3 केस बनाए थे मैंने। एक के केस में लीनियर था, दूसरे के केस में एसिमेट्रिकल ऑपरेशन था, तीसरा सिमेट्रिकल था और चौथे के केस में वो ओसिलेट कर रहा था या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फर्स्ट और थर्ड में वो आपके पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम शो करेगा और सिमेट्रिकल के केस में शो नहीं करेगा क्योंकि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 थी और इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 थी। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।